आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत पुस्तक का नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। इस पुस्तक के अंतर्गत आज का हमारा पहला अध्याय है मनु। तो आज हम मनु के बारे में पढ़ेंगे और मनु के बारे में हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन प्रश्नों की परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मनु का सप्तांग सिद्धांत। तो आज हम मनु के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सप्तांग सिद्धांत शुरू करने से पहले हम मनु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। जिनके संग प्रथम स्त्री थी उसका नाम था शतरूपा। ये स्वयंभू कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न हुए, यानी बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ही ये क्या कहलाए? स्वयंभू कहलाए थे। तो इस संसार के प्रथम योगी पुरुष, या हम कह सकते हैं कि ये जो मानव जाति है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मनु से हुई थी। तो मनु है वो स्वयंभू कहलाए थे। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति। तो ऐसा माना जाता है कि इस संसार के जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से ही इस संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई है। हम कह सकते हैं कि ये जो सारी जो संतानें हैं वो मनु की संतान हैं, क्योंकि इस मानव जाति की जो शुरुआत है वो मनु से ही हुई थी। तो मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। तो स्वयंभू मनु है उसको आदि भी कहा जाता है। आदि क्यों जाता है? यानी आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी इस मानव जाति का जो प्रारंभ है वो मनु से ही हुआ था। या हम कह सकते हैं कि मनु इस मानव की जो शुरुआत हुई थी वो मनु से ही हुई थी, इसलिए मनु को आदि भी कहा जाता है। तो ये तो थी मनु के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपने हम मूल टॉपिक पे आते हैं, मनु का सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग जो सिद्धांत है वो राज्य की प्रकृति से संबंधित है। मनुस्मृति में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया। अब देखो मनुस्मृति क्या है? मनु के द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उसका नाम क्या है? मनुस्मृति। तो मनु ने अपने जिन विचारों का उल्लेख किया है वो मनुस्मृति में ही किया है। तो मनु ने अपने जो प्रमुख रचना है मनुस्मृति में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य को सावयव माना है और यह माना है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कौटिल्य की भांति मनु ने भी राज्य के 7 आवश्यक अंग अर्थात तत्व का उल्लेख किया है जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। तो विद्यार्थियों, मनु की ही भांति कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो यदि आप मनु के सप्तांग सिद्धांत को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मनु ने राज्य की प्रकृति वर्णन किया है और मनु ने राज्य को एक क्या माना है? सावयव माना है। और उसने माना है कि प्रत्येक जो राज्य होता है उसके 7 अंग होते हैं, यानी इन 7 प्रमुख तत्वों से मिलकर के ही राज्य का निर्माण होता है, जिसको मनु ने सप्तांग गुप्त कहा है। अब देखो ये सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या है कि राज्य के 7 अंग होते हैं और उन 7 अंगों में से यदि एक भी अंग है काम सही तरह से नहीं करता है तो उस राज्य की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। तो अब हम जो 7 अंग बताए हैं मनु ने, उन 7 के बारे में एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है स्वामी अर्थात राजा। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे पहला अंग है, जो सबसे प्रमुख अंग है वो है स्वामी अर्थात राजा भी हम कह सकते हैं। तो मनु ने राज्य के 7 अंगों में राजा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो मनु ने राज्य के 7 आवश्यक उन्होंने जो अंग बताए हैं, तत्व बताए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राजा को देविक रूप में प्रतिष्ठित किया है, यानी राजा किसके समान है? देव के समान है। उसके अनुसार राजा अनेक देवताओं के अंश से मिलकर बना है। मनु यह कहता है कि राजा है वो अनेक देवताओं के अंश से मिलकर बना है। राजा सूर्य, इंद्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंशों से मिलकर के बना है। ये देवता उन प्रतिभाओं के प्रतीक हैं जो राजाओं में होने चाहिए। यानी राजा है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता।
वर्ण राजा है उसके अंतर्गत वो सर्वगुण संपन्न होता है, क्योंकि कई देवताओं के अंश है वो राजा के अंतर्गत पाए जाते हैं। मनु के ही शब्दों में राजा विभिन्न देवों के अनुसार आचरण करता है। यानी मनु यह कहता है कि राजा है वो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है और विभिन्न देवों के अनुसार वो आचरण करता है, क्योंकि कई देवों का अंश वो राजा के अंतर्गत होता है। सूर्य के समान वह राष्ट्र सिंह कर लेता है, वायु के समान दूतों द्वारा सब में प्रवेश करता है, और यम के समान अपराधियों का नियंत्रण करता है, और चंद्रमा के समान प्रजा के लिए वो सुखदायी होता है। तो इस प्रकार जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने राजा या स्वामी को सबसे ऊपर बताया है, और वह कहता है कि जो राजा है वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है और उसके अंतर्गत कई देवताओं का अंश होता है, यानी राजा है वो हर तरह से परिपूर्ण होता है। इसी कारण से वो राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों को सुख प्रदान करता है। दूसरा अंग है अमात्य अर्थात मंत्री। तो राजा के बाद में जो दूसरा प्रमुख अंग है वो है अमात्य अर्थात मंत्री। तो राज्य का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो अमात्य या मंत्री है। मनु का विचार है कि अच्छी तरह शासन संचालन के लिए राजा को एक मंत्री परिषद का गठन करना चाहिए। यानी कहने का राजा है वो हालांकि प्रतिभाशाली होता है, लेकिन सारे कार्यों को वो अच्छी तरह से करे, इसके लिए आवश्यक है कि राजा को अपने मंत्रियों का सहयोग लेना चाहिए। यानी इसके लिए आवश्यक है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन करना चाहिए राजा को। मंत्रिपरिषद में किसको शामिल करें? योग्य, वीर, कुलीन और वफादार व्यक्तियों को नियुक्ति किया जाना चाहिए। यानी इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कोई धूर्त, कुटिल या मूर्ख व्यक्ति शामिल इसमें नहीं हो। योग्य, वीर, कुलीन और वफादार व्यक्ति उसमें नियुक्ति होने चाहिए। राजा को चाहिए कि इन विश्वस्त मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही कार्य करे। यानी राजा कोई भी काम करे तो इन मंत्रियों से वो आवश्यक रूप से परामर्श ले। मनु ने यह भी कहा है कि मंत्रियों की जो संख्या है वो 7 से 9 के बीच में होनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह विश्वस्त मंत्रियों के परामर्श से ही काम करे। यानी राजा है वो स्वयं काम नहीं करे, बल्कि कोई भी काम करे तो वो इसे इन विश्वस्त मंत्रियों के माध्यम से ही काम करे। तीसरा है पुर अर्थात राजधानी। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है पुर अर्थात राजधानी। तो राज्य के 7 अंशों में से एक पुर भी है जिसका अर्थ होता है राजधानी। तो मनु ने पुर किसको कहा है? राजधानी को कहा है। यानी राज्य की जो राजधानी होती है उसको कहा है मनु ने पुर। राजधानी मनु ने कहा है कि जिस नगर को पूर्व न जाने, जिस नगर को राजधानी न जाए, वह धन धान्य से भरपूर हो, वहाँ मधुर जल और ईंधन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नगर देखने में रमणीक हो, वहाँ के लोग निरोगी हो, लोगों के पास पर्याप्त काम हो और वे शूरवीर होने चाहिए। ऐसे नगर के चारों ओर कोई दुर्ग होना चाहिए और दुर्ग के बीच फल फूलों से सज्जित सुसज्जित वृक्षों के साय में राजा है उसका वास होना चाहिए। तो मनु यह कहता है कि जो पूर्व अर्थात राजधानी है वो एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर सभी सुविधाएं वो आवश्यक रूप से उपलब्ध हो। और सुविधाएं वो कौन कौन सी हैं उसको मनु ने निम्न प्रकार से ऊपर बता भी दिया है। अगला प्रमुख है अंग है राष्ट्र अर्थात भूमि अर्थात जनता। तो मनु ने राष्ट्र को भी राज्य का आवश्यक अंग माना है। राष्ट्र से मनु का तात्पर्य सारे समाज से है जिसमें उस राज्य की धरती और उस पर रहने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं। मनु ने राष्ट्र संगठन के विस्तार से चर्चा भी की है। उनके अनुसार राज्य में नगरों के अतिरिक्त अधिकांश ग्राम भी होते हैं, बड़े नगर भी होते हैं, और जो छोटे ग्राम है वो भी राज्य के अंदर होते हैं, और उन सभी से मिलकर के क्या बनता है? एक राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र के अंतर्गत भूमि भी आती है और जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी आते हैं, पूरा समाज है वो राष्ट्र के अंतर्गत माना जाता है। फिर आता है कोष। तो राज्य के महत्वपूर्ण अंगों में से कोष भी एक है। तो कोष का सीधा सा अर्थ होता है खजाना, कि राज्य के पास में, राजा के पास में पर्याप्त खजाना भी होना चाहिए जिससे जनता की वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। राज्य की उत्पत्ति व प्रगति के लिए कोष होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य का स्वास्थ्य कोष पर ही निर्भर करता है। संकट अथवा युद्ध के समय भी कोष बहुत काम आता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह जनता से कोष के लिए कर के द्वारा इस प्रकार धन वसूल करे जिस प्रकार सूर्य जलाशय एवं नदी से वर्षा के लिए पानी एकत्र करता है। तो कोष है वो राज्य के महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना जाता है। अगला है दंड या विधि। दंड राज्य का एक आवश्यक अंग है। दंड के अभाव में राज्य में अव्यवस्था व अराजकता फैल जाती है। दंड राज्य की धुरी है। दंड राज्य का आधार है। मनु ने दंड शब्द को व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया है। दंड का अर्थ है विधि यानी कानून। कानून को मनु ने क्या माना है? दंड माना है। दंड का अर्थ होता है न्याय व्यवस्था और दंड का अर्थ है सजा। अपराधियों को सजा देना दंड ही है, परंतु दंड की ये सभी व्याख्याएं
विधि की व्यापक व्याख्या की परिधि में आ जाती है। तो दंड का मतलब यह है कि जो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत गलत काम करता है, अपराध करता है, राज्य है वो उसको सजा दे, या जो सही व्यक्ति हैं उनके साथ ही न्याय करें। तो ये जो सारी बातें हैं वो दंड के अंतर्गत ही आती है। मनु ने दंड विधान का विस्तार से वर्णन किया है। उसने विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान भी किया है। यानी दंड देने के लिए जिस प्रकार से जिस अनुपात में कोई अपराधी अपराध करता है उसी अनुपात में उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी जैसा अपराध करता है, यदि अपराध बड़ा है तो सजा बड़ी होनी चाहिए, और यदि अपराध छोटा है तो सजा भी उसकी छोटी होनी चाहिए। फिर सातवां अंग है मित्र। राज्य के अस्तित्व के लिए प्राचीन विद्वानों ने मित्र को आवश्यक अंग माना है। मनु ने लिखा है कि प्रत्येक राज्य विभिन्न राज्यों के समूह में रहता है। राज्यों के इस समूह में उस राज्य को चाहिए कि वह अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता रहे। तो मनु भी यह मानता है कि राज्य का जो एक आवश्यक अंग होता है वो मित्र भी, यानी प्रत्येक राज्य है वो अपने अधिक से अधिक मित्रों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि जब कोई दूसरा पड़ोसी राज्य उसके ऊपर हमला करता है, आक्रमण करता है, तो वो अपने मित्रों के सहयोग से अपने राज्य की रक्षा करे। राज्यों के समूह को मनु ने मंडल सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया है। तो राज्यों का जो समूह है उसको मनु ने किस सिद्धांत के नाम से दिया है? मंडल सिद्धांत के नाम से। एक मंडल में मित्र और शत्रु रूप में बाहर राज्यों के मनु ने कल्पना की है। मनु ने यह भी कहा कि षड्गुण की नीति अपनाते हुए दूसरे राज्यों के साथ यथा योग्य संबंध बनाए जाने चाहिए। यानी षड्गुण की नीति, 6 प्रकार के गुण बताएंगे, राज्य के अंदर 6 प्रकार के गुण होने चाहिए, और उन गुणों का प्रयोग करते हुए राजा है वो दूसरे जो राज्य है उन राज्यों के साथ मित्रता कायम राजा को करनी चाहिए। तो ये था मनु का सप्तांग सिद्धांत। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया सरल भाषा में। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।